एक अरबपति एक प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए अपने गांव लौटा और दो जुड़वा बच्चों को पापा कहते सुनकर सुन रह गया। लेकिन असली झटका ये नहीं था। असली झटका तो 5 साल पहले लगा था, जब उसने अपनी पत्नी के जुड़वा बच्चों से गर्भवती होने के बावजूद तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए थे, क्योंकि उसने अपनी ही मां द्वारा बनाई गई झूठी अफेयर की तस्वीरों पर विश्वास कर लिया था। एक तरफ दो बच्चे नदी में डूबते डूबते बचे, एक बच्चे को रात के बीच दौना पड़ा, कंपनी के शेयर्स धड़ाम से गिर गए, नई प्रेमिका ने पुरानी पत्नी को भरे बाजार में बेइज्जत किया। और आखिर में उस आदमी को पैसों या पापा की पुकार में से एक को चुनना पड़ा। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये एक रोके गए सच की कहानी है, अहंकार की कीमत की कहानी है, और एक ऐसे पिता की कहानी है जो बारिश में घुटनों के बल झुककर सिर्फ रुकने की इजाजत मांगने की हिम्मत रखता है। गंगा नदी के किनारे सुबह की एक अलग ही महक थी, गीली मिट्टी और ठंडी भाप की मिलीजुली खुशबू। अक्टूबर का कोहरा नदी की सतह पर एक पतली चादर की तरह तैर रहा था, जो किनारे पर बने नीचे नीचे ताड़ के पत्तों की छतों को ढके हुए था। दूर से किसी के चप्पू की पानी में खटखट की आवाज आ रही थी, जो उस गरीब बस्ती की सांसों की तरह नियमित और परिचित थी। नदी द्वारा जमा की गई उबड़ खाबड़ जमीन के एक टुकड़े पर नारियल के पेड़ की छाया में एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारों पर पुराने तिरपाल, खाद की बोरियों और जंग लगे टिन के टुकड़ों से पैबंद लगे थे। जब भी हवा चलती, झोपड़ी चरमराती, जैसे अभी टुकड़ों में बिखर जाएगी। बाहर से देखने वालों को सिर्फ दया आती, लेकिन प्रिया के लिए ये वो जगह थी जो पिछले कई सालों से 3 माँ बेटों को धूप और बारिश से बचा रही थी। अंदर कल रात से बुझे मिट्टी के तेल के दीपक से अभी भी धुएं की हल्की गंध आ रही थी। प्रिया मिट्टी के चूल्हे के पास झुकी हुई थी। धीरे धीरे पंखा झल रही थी ताकि आग पकड़ ले। पतली खिचड़ी का पतीला उबल रहा था, जिसमें बस कुछ मुट्ठी चावल थे जो फूल गए थे, और थोड़ी सी मिली जुली सब्जियां जो उसने सुबह सुबह तोड़ी थी। उसने खिचड़ी को 2 प्लास्टिक के कटोरे में निकाला और एक नीची लकड़ी की मेज पर रख दिया। मेज पर खिचड़ी के 2 कटोरों के अलावा 2 उंगलियों के बराबर सूखी मछली का एक छोटा सा टुकड़ा भी था। ये दुर्लभ प्रोटीन उसने परसों से बचा कर रखा था। उठो और खिचड़ी खा लो दोनों बच्चों। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक थकान थी, जैसे गले में रेत का एक कण फंसा हो। झोपड़ी के कोने से 2 जुड़वा बच्चे लड़खड़ाते हुए उठे। आरव बड़ा था, उसका चेहरा थोड़ा लंबा, आंखें गहरी थीं, और वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार दिखता था। विहान छोटा था, उसका माथा ऊंचा, आंखें ज्यादा चमकीली थीं। वो बहुत जिज्ञासु था और हर तरह के सवाल पूछता था। दोनों के जन्म में बस कुछ मिनटों का अंतर था, लेकिन उनके स्वभाव में पानी की 2 धाराओं की तरह स्पष्ट अंतर था, एक शांत, एक बहती हुई। विहान ने आंखें मलते हुए जमाई ली। माँ, आज दूध है क्या? प्रिया थोड़ी देर के लिए मुड़ी, जैसे डरती हूं कि बच्चे उसकी आंखों में देख लेंगे। खत्म हो गया बेटा, कल मैं शांति काकी की दुकान पर बर्तन धोने के पैसे लेकर खरीदूंगी। आरव ने दूध के बारे में नहीं पूछा। उसने बस अपनी टूटी हुई प्लास्टिक की चप्पल को देखा, फिर अपने छोटे भाई की चप्पल को देखा, जो ठीक थी, हालांकि उस पर भी खरोंचें थीं। उसने धीरे से अपनी चप्पल को पीछे धकेलकर चटाई के नीचे छिपा दिया। प्रिया ने सब कुछ देखा, लेकिन अनदेखा करने का नाटक किया। उसे डर था कि अगर वो कुछ कहेगी तो उसके आंसू निकल आएंगे, और अगर वो रोई तो दोनों बच्चे चिंतित हो जाएंगे। खा लो, पेट भरकर खा लो, फिर माँ तुम्हें शांति काकी की दुकान पर ले जाएगी। विहान ने मुंह बनाया, लेकिन फिर भी गर्म खिचड़ी का चम्मच उठा लिया, जिसमें से भाप निकल रही थी। वो फूंक फूंक कर खाने लगा। उसका छोटा सा मुंह गोल हो गया। खाते खाते भी उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वो गिन रहा हो कि आज क्या अलग है। आरव धीरे धीरे खा रहा था, हर चम्मच उठाते हुए जैसे तौल रहा हो। कुछ गरीब बच्चे इसलिए नहीं होते कि वे खाने में आलसी होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर होता है कि अगर सब खत्म हो गया तो बाद के लिए कुछ नहीं बचेगा। प्रिया दोनों बच्चों के पास बैठ गई। उसके हाथ खुरतरे थे, नाखून बर्तन धोने वाले पानी और कीचड़ की वजह से टूटे फूटे थे। उसने धीरे से विहान के बालों को सहलाया, फिर आरव के सिर पर हाथ फेरा। उसका स्पर्श प्यार से भरा था, लेकिन उसमें माफी जैसी कोई चीज भी थी। विहान ने अचानक बहुत धीमी आवाज में पूछा,
जैसे वो माहौल को तोड़ना नहीं चाहता हो। माँ, कल मैंने टीटू को कहते सुना, उसके पापा जब काम से लौटते हैं तो उसके लिए बिस्कुट लाते हैं। प्रिया का हाथ रुक गया। आरव ने भी चम्मच रोककर माँ को देखा। विहान ने थूक निगलते हुए आगे कहा, माँ, क्या हमारे पापा को पता है कि हम इस दुनिया में हैं? ये सवाल उस झोपड़ी पर एक भारी पत्थर की तरह गिरा। आवाज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि ये उस जगह पर लगा था जिससे प्रिया हमेशा बचती थी। उसे इस सवाल से उस दिन से डर लगता था जब से दोनों बच्चों ने तुलना करना, दोस्तों पर ध्यान देना और ये समझना शुरू किया था कि दूसरों का घर कैसा होता है। उसने अपने दोनों बच्चों को देखा। एक की आंखें बड़ी और उत्सुकता से जवाब का इंतजार कर रही थीं। दूसरा चुप था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और उदास थीं, जैसे उसे पहले से ही जवाब पता हो। पापा? प्रिया ने गले की घुटन को निगलने की कोशिश की। उसके होंठ कस गए और फिर एक मजबूर मुस्कान में खिल गए। पापा बहुत दूर काम करने गए हैं। जब पापा को फुर्सत मिलेगी तो वो वापस आ जाएंगे। विहान ने पूछा, दूर मतलब कितना दूर माँ? मैंने पापा को कभी क्यों नहीं देखा? आरव ने धीरे से अपने भाई का हाथ खींचा। विहान, अब और मत पूछो। विहान अपने भाई की ओर मुड़ा। तुम क्यों नहीं जानना चाहते? तुम्हें पापा नहीं चाहिए क्या? आरव चुप हो गया। वो जानना नहीं चाहता था ऐसा नहीं था, वो बस माँ को दुखी नहीं करना चाहता था। प्रिया ने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। धूप में सूखे कपड़ों की गंध, बच्चों के बालों की गंध और गरीबी की गंध एक साथ मिल गई। उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया, जैसे कि अगर उसने छोड़ दिया तो वे खो जाएंगे। खा लो, अब और मत पूछो, माँ संभाल लेगी। विहान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर माँ को देखने की कोशिश की। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पापा जाने कि हम हैं। मैं चाहता हूं कोई मुझे भी बाइक पर स्कूल छोड़ने जाए, जैसे मेरे दोस्त जाते हैं। ये सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। वो तेजी से मुड़ी, लेकिन एक आंसू फिर भी विहान के कंधे पर गिर गया। आरव ने ये देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना चम्मच नीचे रख दिया और रस्सी पर टंगे पुराने कुर्ते को उठाकर माँ को दिया। माँ, पहुँच लो। प्रिया ने कांपते हाथों से कुर्ता लिया। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी दर्द से उभरने की कोशिश कर रही हो। आरव, विहान, सुनो माँ की बात। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम बड़े होकर समझोगे। विहान अभी भी जिद्दी था। तो माँ, अभी बताओ, मैं बड़ा हो गया हूँ। प्रिया ने उसे और कसकर गले लगा लिया। नहीं, अभी समय नहीं आया है। आरव ने सिर झुकाकर खाना जारी रखा, जैसे वो समय को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता हो ताकि वो सवाल गायब हो जाए। विहान ने माँ को कुछ देर देखा और फिर सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो हार मानने को तैयार नहीं था, एक कमी। खाने के बाद प्रिया ने एक छोटे से पानी के मटके के पास प्लास्टिक के बर्तन धोए। मटके में पानी कम था, बचत करनी थी। उसने एक तौलिए से हाथ पोंछे और फिर दोनों बच्चों की ओर मुड़ी। जाओ, कपड़े बदलो और शांति काकी की दुकान पर मेरी मदद करने चलो। दोनों बच्चे चुपचाप बैठना, नदी के किनारे इधर उधर मत दौड़ना, समझे? विहान ने बेमन से सिर हिलाया। आरव ने मजबूती से सिर हिलाया। प्रिया ने अपना फीके रंग का कुर्ता पहना और अपने बालों को बांध लिया। जब वो विहान के जूते के फीते बांधने के लिए झुकी तो उसने देखा कि उसकी गर्दन पर मच्छर के काटने के कुछ लाल निशान थे। उसने एक लंबी सांस ली और थोड़ा सा बाम लगा दिया। मच्छर बहुत ज्यादा है, कल मैं शांति काकी से कुछ मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती मांगूंगी। विहान ने जलन की वजह से मुंह बनाया और फिर हंस पड़ा। माँ, आपने बहुत जोर से रगड़ा। प्रिया भी उसके साथ हंस पड़ी। उसकी दुर्लभ मुस्कान ऐसी थी जैसे पत्तों की दीवार से सूरज की एक किरण छनकर आई हो। झोपड़ी से बाहर नदी का किनारा ओस के कारण फिसलन भरा था और घास गीली थी। दोनों बच्चे नंगे पैर आगे चल रहे थे, कीचड़ में पैर रखते हुए। प्रिया पीछे चल रही थी। उसके कंधे पर एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें कुछ सब्जियां और कुछ मिर्चें थीं, जिन्हें वो बाद में बाजार में बेचने की सोच रही थी, जितना भी मिल जाए। शांति काकी की दुकान की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता नदी के किनारे किनारे चलता था। थोड़ी दूर चलने पर विहान ने अचानक बड़ी नदी की ओर इशारा किया। माँ, वो क्या है? प्रिया ने सिर उठाया। एक मोटर की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई थी, जो गांव वालों की पुरानी नावों की आवाज से बिल्कुल अलग थी। आवाज भारी और नियमित थी, जैसे कोई बड़ा जानवर पानी को चीर रहा हो।
मोड़ के पास से एक चमचमाती सफेद स्पीड बोट दिखाई दी जो नदी पर तेजी से फिसल रही थी। पानी दोनों तरफ एक लंबी लकीर बनाते हुए हट रहा था। जलकुंभी का झुंड एक तरफ हट गया, जैसे रास्ता दे रहा हो। प्रिया वहीं खड़ी रह गई। वो ज्यादा जिज्ञासु नहीं थी, लेकिन उस स्पीड बोट का दिखना बहुत अजीब था, उस गरीब बस्ती के बीच जो पुरानी खड़खड़ाती नावों की आदी थी। स्पीड बोट धीमी हुई और फिर घाट के पास एक खाली जगह पर रुक गई। दूर से उसने कुछ आदमियों को शर्ट पैंट पहने देखा। उनके हाथों में फाइलें और मापने वाले टेप थे। एक उम्रदराज व्यक्ति जिसने टोपी पहन रखी थी शिष्टाचार से चारों ओर देख रहा था, जैसे सर्वे कर रहा हो। और फिर स्पीड बोट का दरवाजा खुला और एक आदमी नीचे उतरा। लंबा, चौड़े कंधे, प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसने सफेद शर्ट और गहरे रंग की पैंट पहन रखी थी। उसके चमड़े के चमकते जूते गीले कीचड़ भरे जमीन पर पड़े, जिससे पूरा दृश्य असंतुलित लग रहा था। उसकी कलाई पर एक चमचमाती घड़ी थी, लेकिन डरावनी बात यह नहीं थी कि उसने क्या पहना था, बल्कि ये थी कि वो वहां पैसे खड़ा था, चारों ओर देख रहा था, जैसे ये पूरी नदी उसकी ड्राइंग का हिस्सा हो। विहान ने माँ का हाथ खींचा। माँ, वो लोग बहुत अमीर हैं, है ना? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। न जाने क्यों बस एक नज़र देखकर ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आरव उस आदमी को घूर रहा था। फिर अनजाने में उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैसे कोई परिचित चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। उस आदमी ने अपनी नज़रें बस्ती पर दौड़ाईं और फिर उसकी नज़र प्रिया और उसके तीनों बच्चों पर आकर रुक गई। उस पल प्रिया को लगा जैसे एक अदृश्य धागे ने उसे खींचकर तान दिया हो। वो आदमी, वो रुक गया। एक बहुत छोटे से पल के लिए उसके चेहरे का शांत भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक गहरे सदमे ने ले ली। इतना गहरा कि बिना कहे भी महसूस किया जा सकता था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। प्रिया ने टोकरी का हैंडल कसकर पकड़ लिया। वो तुरंत मुड़कर चली जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फंस गए थे। वो आदमी एक कदम और आगे बढ़ा और फिर रुक गया। उसकी आंखें अब बस्ती को नहीं देख रही थीं, ना ही नदी को। वो सीधे उसे देख रहा था। और फिर उसकी नजरें नीचे खिसक गईं, उसके बगल में खड़े दो बच्चों पर। आरव को लगा कि उसे देखा जा रहा था। वो सीधा खड़ा हो गया। सहज रूप से अपने छोटे भाई के सामने थोड़ा सा आ गया। विहान भोलापन से बड़ी बड़ी आंखों से वापस देख रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस नदी में मोटर की गड़गड़ाहट की आवाज अभी भी नियमित रूप से आ रही थी और ऊपर नारियल के पत्तों की सरसराहट। प्रिया ने थूक निगला। वो जानती थी कि उसे मुड़ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उस आदमी ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज गहरी और खुरदुरी थी, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। प्रिया। बस 2 शब्द, लेकिन उन्होंने उसके अंदर की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतने सालों से किसी ने उसे इस नाम से नहीं बुलाया था। सिर्फ एक व्यक्ति ने उसे इस तरह बुलाया था, एक नरम गरम आवाज में, उन दिनों में जब वो अभी भी खुशी में विश्वास करती थी। आरव ने अपनी मां को देखा। उसने देखा कि मां का चेहरा सफेद पड़ गया है और होठ कसकर भिंच गए हैं। विहान ने ऊपर देखा। मां, क्या वो अंकल आपको जानते हैं? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने बस दोनों बच्चों को अपने करीब खींच लिया और एक कदम पीछे हट गई। वो आदमी अर्जुन सिंह राठौर कीचड़ भरे घाट के बीच खड़ा था, जैसे उसे एक ऐसे अतीत में वापस खींच लिया गया हो जिसे वो दफन मान चुका था। उसने प्रिया को देखा, दोनों बच्चों को देखा, और उसकी आंखों में कुछ था जो भ्रमित और दर्दनाक था, जैसे टूटने वाला हो। मिस्टर वर्मा उसके पास आए, अर्जुन के लिए छाता तानते हुए, और धीरे से बोले, अर्जुन साहब, हम कार में चलते हैं, फिर बात करते हैं। अर्जुन हिला नहीं। उसकी आंखें दोनों लड़कों पर टिकी थीं, जैसे वो एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहा हो जिसे वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। प्रिया तेजी से मुड़ी। उसने दोनों बच्चों को खींचते हुए तेजी से कदम बढ़ाए। उसके कंधे पर सब्जियों की टोकरी हिल रही थी और कीचड़ उसकी एड़ी पर लग गया था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पीछे से उस आदमी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। तेज नहीं, बस इतनी कि हवा उसे उसके कानों तक ले आए। प्रिया, रुको। प्रिया ने अपने होंठ कसकर काट लिए। वो नहीं रुकी, रुक नहीं सकती थी। उसे डर था कि अगर वो 1 सेकंड के लिए भी रुक गई तो वो दीवार जो उसने 5 साल से बनाई थी ढह जाएगी, और अगर वो ढह गई तो उसे नहीं पता था कि उसके पास फिर से खड़े होने की ताकत बचेगी या नहीं।
दोनों बच्चे चलते चलते पीछे मुड़कर देख रहे थे। विहान ने बुदबुदाया, मुझे वो अंकल कुछ कुछ जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। आरव ने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज छोटी लेकिन दृढ़ थी। चलो विहान, पीछे मत देखो। प्रिया ने यह सुना और उसका दिल दुख से भर गया। उसने सिर नहीं घुमाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू न जाने कब बहने लगे थे। घाट पर अर्जुन सिंह राठौर अभी भी एक मूर्ति की तरह खड़ा था। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। उसके चेहरे पर यह स्पष्ट नहीं था कि यह बारिश का पानी था या कुछ और जो धीरे धीरे गीला हो रहा था। उसने तीनों माँ बेटों को नारियल के पेड़ों के पीछे गायब होते देखा। फिर अपनी हथेली को देखा, जैसे खुद से पूछ रहा हो उसने क्या खो दिया है। और गंगा के किनारे उस ताड़ की झोपड़ी में एक पुराना लकड़ी का बक्सा अभी भी कोने में पड़ा था। अंदर एक जुड़वा गर्भावस्था की पीली पड़ चुकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और एक लिफाफा था जो कभी नहीं खोला गया था। लिफाफा उसी आदमी के नाम था जो अभी अभी एक शानदार स्पीड बोट से घाट पर उतरा था, एक अनुस्मारक के रूप में कि कुछ सच्चाइयां गायब नहीं होती, वे बस सबसे सही, सबसे दर्दनाक समय पर सतह पर आने का इंतजार करती हैं। पश्चिमी क्षेत्र की बारिश शहर की बारिश जैसी नहीं होती। ये तेजी से आती है, मूसलाधार बरसती है, जैसे किसी ने नदी में पानी का पूरा टब उड़ेल दिया हो, और फिर अचानक ऐसे रुक जाती है जैसे कभी हुई ही ना हो। अर्जुन सिंह राठौर घाट पर खड़ा था। उसके हाथ अभी भी अनजाने में अपनी शर्ट के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे, जो अब भीगने लगी थी। उसके पीछे स्पीड बोट लहरों के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। इंजन की आवाज बंद हो गई थी। अब केवल पानी के नाव के किनारे से टकराने की धीमी नियमित आवाज आ रही थी। मिस्टर वर्मा ने छाता ऊपर उठाया ताकि उसे ढक सके, लेकिन अर्जुन हिला नहीं। उसकी आंखें उस कच्चे रास्ते पर टिकी थी जहां प्रिया और उसके बच्चे अभी अभी गायब हुए थे। उसने सोचा था कि वो चिल्लाएगा, उनके पीछे भागेगा, उसे रोककर सब कुछ पूछेगा, लेकिन उसके पैर गीली कीचड़ में धंस गए थे। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, डर और दर्द का मिला जुला। जैसे अगर उसने एक और कदम बढ़ाया तो कोई पुराना घाव हड्डी तक फट जाएगा। अर्जुन साहब, मिस्टर वर्मा ने धीरे से पुकारा, एक अनुभवी व्यक्ति की सतर्क आवाज में। हम पहले कार में चलें, इतनी तेज बारिश ठीक नहीं है। अर्जुन ने धीरे धीरे और भारी सांस छोड़ी। मिस्टर वर्मा, क्या आपने देखा? मिस्टर वर्मा ने उस दिशा में देखा जिधर अर्जुन इशारा कर रहा था, जहां गांव की ओर जाने वाला रास्ता बारिश और नारियल के पेड़ों की कतार में धुंधला हो गया था। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन उनका अनुभव अभी भी तेज था। वो जानते थे कि कुछ बातें जल्दबाजी में नहीं कहनी चाहिए, खासकर जब उनका चेयरमैन एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा हो जिसे अभी अभी छुरा घोंपा गया हो और खून बहना अभी बाकी हो। मिस्टर वर्मा ने संक्षिप्त जवाब दिया, मैंने उस महिला को देखा। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, सिर्फ उसे नहीं। फिर उसने जैसे खुद से फुसफुसाया, 2 बच्चे, 2 बच्चे, 2 लड़के, एक नहीं। अर्जुन की याद में प्रिया सिर्फ एक दुबली पतली सौम्य लड़की थी जिसकी आंखें दूसरों में सबसे अच्छी चीजें देखती थीं। वो जोर से नहीं हंसती थी, बस उसके होंठ हल्के से मुड़ जाते थे। उसने कभी उसका हाथ पकड़ा था जब वे उसके स्टार्टअप के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहे थे, जब वो एक युवा, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी आदमी था। उसने कभी सोचा था कि वो उसे गरीबी से बाहर निकालेगा, और फिर वही था जिसने उसे सबसे गहरे में धकेल दिया। लेकिन 2 बच्चे कहां से आए? अर्जुन ने थूक निकला। उसके दिमाग में विहान का सवाल गूंज रहा था, इतना साफ जैसे वो अभी भी उसके सामने खड़ा हो। अंकल, आप उस तस्वीर वाले पापा जैसे दिखते हैं। तस्वीर वाले पापा? तस्वीर में वो था? वो उस ताड़ की झोपड़ी में उसकी तस्वीर क्यों थी? और दोनों बच्चे ऐसा क्यों कह रहे थे? कुछ बच्चे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी आंखें नहीं। विहान की आंखें जब उसे देख रही थीं, तो वे किसी अजनबी को देखने वाली आंखें नहीं थीं। वे एक ऐसे बच्चे की आंखें थीं जिसने कुछ ऐसा देखा था जिसे उसने कभी सपनों में ही सोचा था। अर्जुन अचानक मिस्टर वर्मा की ओर मुड़ा। उसकी आवाज गहरी हो गई, मेरे लिए अभी तुरंत जांच करवाइए। मिस्टर वर्मा ने सिर हिलाया, जी। अर्जुन पास में खड़ी 7 सीटर कार की ओर तेजी से बढ़ा। वो तुरंत कार में नहीं चढ़ा। वो पास के एक घर की टिन की छत के नीचे खड़ा होकर बारिश को देखने लगा। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, ठंडी थी,
लेकिन उसके सीने में उठ रही लहरों से ज्यादा ठंडी नहीं थी। सर्वे टीम का एक कर्मचारी दौड़कर आया, अपनी फाइलों को बचाते हुए। अर्जुन सर, कम्यून पंचायत के योजना विभाग से खबर आई है कि थोड़ी देर में भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हमसे मिलने आएंगे। क्या हम पहले पंचायत कार्यालय चलें? अर्जुन ने उसकी ओर नहीं देखा। रुको। कर्मचारी उलझन में पीछे हट गया। मिस्टर वर्मा ने भी कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकालकर कुछ तेज कॉल किए। उनकी आवाज धीमी लेकिन निर्णायक थी। वो उस तरह के सहायक थे जिन्हें शोर मचाने की नहीं, बस काम करने की जरूरत थी। इस बीच अर्जुन ने खुद को प्रोजेक्ट हेड की भूमिका में वापस लाने की कोशिश की। वो यहाँ इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए नदी के किनारे की जमीन का सर्वे करने आया था। हाँ, ये प्रोजेक्ट लगभग 1 साल से तैयार हो रहा था। मंजूरी लेना, धारा का सर्वे करना, किनारे की माप करना, स्पीड बोट का मार्ग, घाट, रिजॉर्ट क्षेत्र की योजना बनाना, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। और फिर भी प्रिया को सिर्फ एक बार देखने से सब कुछ अचानक अर्थहीन हो गया। वो रूखी हंसी हंसा। $2 अरब, एक ऐसे सवाल के मुकाबले जिसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता। मिस्टर वर्मा ने फोन रखते ही अर्जुन को देखा। आप पहले क्या जानना चाहते हैं? अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया। वो यहाँ कितने समय से रह रही है? दोनों बच्चे किसके हैं और क्यों? क्यों? मिस्टर वर्मा एक पल के लिए चुप रहे, फिर कहा, जी, लेकिन बच्चे किसके हैं? इस मामले में हमें सावधान रहना होगा ताकि लोग ये ना सोचें कि हम। अर्जुन ने बीच में ही काट दिया। आप बस कीजिए, मैं खुद देख लूंगा। मिस्टर वर्मा ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। क्या आप सह पाएंगे साहब? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसके जैसा सफल आदमी शेयर धारकों का दबाव सह सकता था, घाटा सह सकता था, मीडिया सह सकता था, लेकिन शायद वो एक बच्चे की आंखों को नहीं सह सकता था जो उसे पापा कह रहा हो। बारिश धीरे धीरे कम हो गई। आसमान अभी भी भूरा था लेकिन हल्का हो गया था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मोटरसाइकिल पर आया और घाट के सामने रुका। उसने एक फीकी शर्ट पहन रखी थी और उसकी बगल में कुछ कागज दबे थे। मैं पंचायत का भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हूं। आप लोग प्रोजेक्ट का सर्वे कर रहे हैं ना? सर्वे टीम का कर्मचारी दौड़कर गया, हाथ मिलाया और अपना विजिटिंग कार्ड दिया। अर्जुन भी आगे बढ़ा, शांत रहने की कोशिश करते हुए। उसने इलाके, नदी के किनारे और जमीन के बारे में कुछ बातें की, लेकिन उसकी आंखें अनजाने में गांव की ओर जाने वाले रास्ते को देखती रहीं। उसके दिमाग में फिर से प्रिया का पीला चेहरा घूम गया जब उसने उसका नाम पुकारा था। वो पीछे हट गई थी। दोनों बच्चों को अपने करीब खींच लिया था, जैसे उन्हें बचा रही हो, धूप से नहीं बल्कि उससे। सर्वे जल्दी ही खत्म हो गया। अर्जुन ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए, पंचायत अधिकारी को सिर हिलाया और फिर टीम से कहा, तुम लोग पहले जाओ, सब लोग होटल जाकर आराम करो, शाम को मीटिंग करेंगे, मैं थोड़ा और काम करके आता हूं। कर्मचारियों ने एक दूसरे को देखा। मिस्टर वर्मा समझ गए और बस सिर हिलाया, जी। अर्जुन शांति काकी के ढाबे में ऐसे घुसा जैसे जानबूझकर एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका निभा रहा हो। ढाबा गांव के मुहाने पर था। चौड़ी ताड़ की छत, कुछ नीची लकड़ी की मेजें और कुर्सियां, मछली करी की गंध, खट्टी सब्जी की गंध और रसोई के धुएं की गंध ने उस जगह को बारिश के बाद भी गर्म कर दिया था। गांव के लोग अक्सर यहाँ आते थे क्योंकि शांति काकी सस्ता खाना बेचती थीं और किसी के पास पैसे ना हो तो उधार भी दे देती थीं। शांति काकी चूल्हा जला रही थीं। अर्जुन को साफ सुथरी सफेद शर्ट और चमकते चमड़े के जूते पहने देखकर उन्होंने तुरंत अपने हाथ एप्रन में पहुंचे और मुस्कुराई। अरे बेटा, खाना खाओगे? बैठो, मैं लगाती हूं। यहां बरीबी है लेकिन खाना स्वादिष्ट है। अर्जुन ने दीवार के पास एक मेज चुनी। उसने चारों ओर देखा और फिर उसकी नजर दीवार पर चिपकी एक तस्वीर पर रुक गई, जो थोड़ी पीली पड़ चुकी थी। प्रिया 2 बच्चों को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। बगल में एक शादी की तस्वीर का एक टुकड़ा अनाड़ीपन से काटा और चिपकाया गया था। तस्वीर में आदमी का केवल आधा चेहरा दिख रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो खुद था। अर्जुन का दिल ऐसे धड़क उठा जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोंच दिया हो। शांति काकी ने अर्जुन को तस्वीर देखते हुए देखा और प्यार से मुस्कुराई। ये प्रिया और उसके 2 बच्चों की तस्वीर है। बहुत बेचारी है लेकिन बहुत अच्छी है। बड़े का नाम आरव है, छोटे का नाम विहान है। अर्जुन ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। क्या वो अकेले ही दोनों बच्चों को पालना चाहती है काकी? शांति काकी ने एक लंबी सांस ली और कटोरे में चावल परोसते हुए कहा, अकेले ही? और कौन है?
उनके पापा तो उसे तब छोड़कर चले गए जब वो गर्भवती थी। सुना है कि वो उस समय बहुत मुश्किल में थी, जुड़वां बच्चे थे और पैसे नहीं थे। शुक्र है कि स्वास्थ्य केंद्र ने उधार दे दिया और पड़ोसियों ने थोड़ी मदद कर दी, वरना पता नहीं क्या होता। अर्जुन ने हर शब्द को एक चाकू की तरह महसूस किया। गर्भवती होने पर छोड़ दिया। शांति काकी ने सिर हिलाया। हाँ, वो आदमी बहुत बुरा था। लोग कहते हैं कि वो बहुत अमीर था, लेकिन उसने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया। सच में पुरुष धोखेबाज होते हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मेज के नीचे उसका हाथ कस गया। वो कहना चाहता था, मैं ही वो आदमी हूं, लेकिन उसका गला रूंध गया। उसके पास कोई अधिकार नहीं था। मिस्टर वर्मा उसी समय ढाबे में आए। अर्जुन को एक नजर देखा और फिर बगल की मेज पर एक साथी यात्री की तरह बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस एक गर्म चाय का ऑर्डर दिया और अपनी आंखों से सब कुछ देखने लगे। अर्जुन ने आगे पूछा, उसकी आवाज खुरदरी थी। काकी, क्या आप जानती हैं कि उसका तलाक क्यों हुआ? शांति काकी ने भीगी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दूसरों के घर की बात मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूं कि प्रिया यहां तब आई थी जब उसका पेट थोड़ा निकल आया था। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस कहा मैंने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया, और फिर उसने दांत पीसकर काम करना शुरू कर दिया। गलत आदमी पर भरोसा कर लिया ने अर्जुन को एक थप्पड़ की तरह महसूस कराया। उसने तस्वीर को देखा, दोनों बच्चों को देखा। आरव और विहान तस्वीर में गोल मटोल थे, अब असल जिंदगी में दुबले पतले थे। लेकिन उनकी आंखें और उनका माथा, उनकी नाक, वे सारी रेखाएं अर्जुन को डरा रही थी। वे उससे मिलते जुलते थे, सिर्फ मिलते जुलते नहीं, बल्कि ऐसे जैसे उसका एक हिस्सा दो में बट गया हो। मिस्टर वर्मा ने चाय का कप नीचे रखा और इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल अर्जुन ही सुन सके। मैंने पता कर लिया है साहब। अर्जुन उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। बताओ। मिस्टर वर्मा ने धीरे धीरे कहा। प्रिया इस गांव में लगभग 5 साल से रह रही है। उसने अपनी मौसी के घर अस्थायी निवास के लिए पंजीकरण कराया और तब से यहीं है। लोगों ने पुष्टि की है कि वो अकेले ही दोनों बच्चों को पाल रही है। उसका कोई पति नहीं है। दोनों जुड़वा बच्चों का जन्म जिला अस्पताल में हुआ था। फिर समय से पहले जन्म के कारण निगरानी के लिए स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। अर्जुन थोड़ा चौंक गया। समय से पहले जन्म? मिस्टर वर्मा ने सिर हिलाया। जी, मैंने और भी पूछा। किसी ने कहा कि जब वो यहां आई थी तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कभी कभी वो बाजार के बीच में खड़ी होकर अपना पेट पकड़कर रोती थी और जन्म के कुछ समय बाद वो कमजोरी से पीड़ित हो गई थी। अर्जुन को लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उसने प्रिया की कल्पना की, गर्भवती, बिना पैसे, बिना सहारे। और वो कहाँ था? वो मुंबई में था, अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर रहा था, पार्टियों में जा रहा था, अपनी कंपनी बना रहा था। उन तस्वीरों और तलाक के कागजों पर विश्वास कर रहा था। उसने खुद को यकीन दिला लिया था कि उसने धोखा दिया है, कि उसे छोड़ना सही था। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि अगर वो वास्तव में गलत थी तो वो उसकी जिंदगी से बिना कुछ मांगे क्यों गायब हो गई। एक भी कॉल नहीं, एक विचार कौन था? अगर वे मेरे बच्चे हैं तो उसने बताया क्यों नहीं? अर्जुन ने ये सवाल जोर से कह दिया। शांति काकी ने सुना और सोचा कि अर्जुन सामान्य रूप से पूछ रहा है, तो उन्होंने एक लंबी सांस ली। कौन जाने, शायद उसका स्वाभिमान आड़े आ गया, या शायद उसे मजबूर किया गया, या शायद उसे डर था। गरीब लड़की अमीर घर में बहुत सारी बातें होती हैं। बेटा, लेकिन मैं एक बात पक्के तौर पर जानती हूं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। अर्जुन ने ढाबे के दरवाजे से बाहर देखा। बाहर आसमान फिर से बरसने लगा था। प्रिया की झोपड़ी की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता अभी भी पानी के गड्ढों से भरा था। उसने कल्पना की कि वो झोपड़ी में बैठी है, अपने दोनों बच्चों को गले लगाए हुए है। जब उसने उसे देखा तो उसका दिल घबरा गया। शायद उसे डर था कि वो बच्चों को छीनने आया है। शायद उसे डर था कि वो बदला लेने आया है। शायद उसे बस डर था कि वो फिर से उस पर विश्वास कर लेगी। मिस्टर वर्मा ने धीमी आवाज में आगे कहा, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं साहब? अर्जुन रूखी हंसी हंसा। मिलकर क्या करूंगा वर्मा जी? ये पूछने के लिए कि उसने बताया क्यों नहीं, और फिर उसे एक बार और रुला दूं? मिस्टर वर्मा ने अर्जुन को थोड़ी सहानुभूति से देखा। तो आप क्या करने की सोच रहे हैं? अर्जुन चुप रहा। उसके अंदर दो लोग लड़ रहे थे। एक व्यवसायी था जो मामले को स्पष्ट करना चाहता था, नियंत्रण करना चाहता था, निश्चित होना चाहता था। दूसरा एक आदमी था जिसने अभी 2-2 बच्चों को देखा था,
जो उससे इतने मिलते जुलते थे कि उसका दिल दुख से भर गया, और एक महिला जो कभी उसकी पूरी दुनिया थी अब एक ताड़ की झोपड़ी में रह रही थी। अर्जुन उठा, मेज पर पैसे रखे। हालांकि शांति काकी ने मना किया। वो बाहर निकला। बारिश फिर से तेज हो गई थी। मिस्टर वर्मा छाता लेकर पीछे आए, लेकिन अर्जुन ने धीरे से मना कर दिया। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो वर्मा जी। अर्जुन नदी के किनारे किनारे चलने लगा। हर कदम पर कीचड़ उसके चमकते चमड़े के जूतों पर लग रहा था, उन्हें गंदा कर रहा था। उसे हंसी आई। ये उसकी जिंदगी जैसा था। जितना साफ सुथरा रखने की कोशिश करो, उतना ही उन चीज़ों से कीचड़ लगता है जिनका तुम सामना करने की हिम्मत नहीं करते। वो थोड़ी दूर चला और देखा कि 2 बच्चे किसी के घर के बरामदे के नीचे खड़े होकर नदी की ओर देख रहे हैं। आरव नारियल के पत्ते से एक टिड्डा बना रहा था, जबकि विहान एक गड्ढे में पानी से खेल रहा था। उन्होंने उसे नहीं देखा। वो दूर खड़ा होकर देखता रहा और उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। आरव ने अपनी भाई से एक बड़े की तरह कहा, विहान, पापा के बारे में इधर उधर की बातें मत करो, मां दुखी होती है। विहान ने बहस की, लेकिन वो अंकल तस्वीर वाले पापा जैसे दिखते हैं, मैंने देखा था। आरव थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, दिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वे पापा हैं, और वैसे भी अगर वे पापा होते तो वे पहले क्यों नहीं आए? उस सवाल ने अर्जुन को घुटनों पर ला दिया। विहान ने अपने भाई को देखा, उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं बस चाहता हूं कि कोई मुझे ऊंचा उठाए। मैं पापा चाहता हूं। आरव ने अपना चेहरा घुमा लिया, हाथ में व्यस्त होने का नाटक करते हुए, लेकिन अर्जुन ने साफ देखा कि उस लड़के की आंखें लाल थीं। वो खुद को रोक रहा था। वो अपने भाई को ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो कमजोर है। अर्जुन बारिश में खड़ा रहा, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि अगर वो दिखाई दिया तो दोनों बच्चे दौड़कर पापा कहेंगे और पूरा गांव देखेगा। प्रिया घबरा जाएगी। सब कुछ इस तरह बिखर जाएगा जिसे बचाया नहीं जा सकता। वो वापस घाट की ओर तेजी से बढ़ा। मिस्टर वर्मा दौड़ते हुए आए। उनकी आवाज में चिंता थी। साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन रुका और मिस्टर वर्मा को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी आवाज बहुत शांत थी। वर्मा जी, अगर वे दोनों मेरे बच्चे हैं तो मैं एक अजनबी की तरह प्रकट होकर खुद को उनका पिता नहीं कह सकता। मुझे एक तरीका अपनाना होगा। क्या तरीका अर्जुन साहब? मिस्टर वर्मा ने पूछा। अर्जुन ने उस कच्चे रास्ते को देखा जो झोपड़ी की ओर जाता था, फिर पंचायत की ओर देखा जहां भूमि रिकॉर्ड अधिकारी ने अभी अभी जमीन का नक्शा दिया था। उसने धीरे धीरे कहा, मैं यहां प्रोजेक्ट के लिए आया हूं। मैं प्रोजेक्ट को एक कानूनी कारण के रूप में इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं यहां रह सकूं, देख सकूं, बिना उसे डराए। बिना दोनों बच्चों को घबराए, और मुझे पूरा सच जानना है। मिस्टर वर्मा ने तुरंत समझकर सिर हिलाया। जी। अर्जुन ने अपना हाथ कसकर बांधा। लेकिन आपको मेरी एक और मदद करनी होगी। कहिए साहब। अर्जुन ने अपनी आवाज धीमी की। पता लगाइए कि 5 साल पहले मेरे और प्रिया के बीच कौन खड़ा था, किसने सब कुछ रोका। मुझे विश्वास नहीं है कि वो अचानक गायब हो गई। मैं गलत था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर वर्मा ने अर्जुन को बहुत देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। जी साहब, मैं करूंगा। बारिश फिर से तेज हो गई। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। बारिश को अपने चेहरे पर पड़ने दिया, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। उसके दिमाग में अभी भी विहान की आवाज गूंज रही थी। अंकल, आप उस तस्वीर वाले पापा जैसे दिखते हैं। वो तस्वीर कहां से आई? दोनों बच्चों को किसने दी? प्रिया ने तस्वीर क्यों रखी? और सबसे कठिन सवाल, अगर वे वास्तव में उसके बच्चे थे तो पिछले 5 सालों में प्रिया ने क्या क्या सहा होगा, और उसे माफी पाने के लिए क्या करना होगा? दूर गंगा के किनारे की छोटी ताड़ की झोपड़ी बारिश में धुंधली हो रही थी। एक आदमी घाट पर खड़ा था। कई सालों में पहली बार उसे इस बात पर गर्व नहीं हो रहा था कि उसके पास सब कुछ है। उसे बस लग रहा था कि उसके पास सिर्फ एक चीज की कमी है, लेकिन वो चीज किसी भी अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट से ज्यादा कीमती थी। एक पापा की पुकार जो प्यार से कही गई हो, ना कि गलतफहमी से। और वो जानता था कि इस पल से उसका सर्वे अब जमीन का सर्वे नहीं रहा, बल्कि अपने ही दिल का सर्वे बन गया है। उस रात अर्जुन सोया नहीं। शहर के केंद्र में नदी के किनारे का होटल रोशन था। उसका कमरा ऊपरी मंजिल पर था, जहां से निषाद राज घाट का नजारा दिखता था। नीचे शहर अभी भी गाड़ियों की आवाजाही से गुलजार था।
रोशनी पानी की सतह पर मछली की पपड़ी की तरह चमक रही थी। ये सब परिचित था, उसकी दुनिया का हिस्सा था। अनुबंधों, शेयरों और स्क्रीन पर दौड़ते नंबरों की दुनिया। लेकिन उसके दिमाग में अब नंबरों के लिए कोई जगह नहीं थी। केवल दो छोटे चेहरे थे, एक शांत आंखों वाला, एक चंचल आंखों वाला, और ये वाक्य, अंकल आप उस तस्वीर वाले पापा जैसे दिखते हैं। अर्जुन कांच की खिड़की के सामने खड़ा था। हाथ में शराब का ग्लास था, लेकिन पी नहीं रहा था। उसने अपना फोन खोला। 5 साल पहले के पुराने संदेशों को खोजा। प्रिया का आखिरी संदेश बस इतना था, मुझे माफ कर दो, हम यहीं रुक जाते हैं। उस समय वो गुस्से से पागल हो गया था। उसने गुमनाम रूप से भेजी गई तस्वीरों पर विश्वास किया था, उसके हस्ताक्षर वाले तलाक के कागजों पर विश्वास किया था। उसने मान लिया था कि उसके साथ धोखा हुआ है, और अपने अहंकार के कारण उसने बिना एक बार मिले ही तुरंत हस्ताक्षर कर दिए थे। उसने उसे समझाने का मौका देने से पहले ही चले जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब जब वो सोचता है तो बहुत सी बातें अतार्किक लगती हैं। अर्जुन ने अपने पुराने ईमेल खाते के संग्रहित मेल बॉक्स को खोला। पहले इसे एक निजी सचिव द्वारा प्रबंधित किया जाता था और फिर इसे कंपनी की प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसकी निगरानी उसकी मां करती थी। उसने उस अवधि के ईमेल खोजे। प्रिया का कोई ईमेल नहीं था, कोई नहीं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। प्रिया ऐसी चुप रहने वाली नहीं थी। अगर वो वास्तव में गर्भवती होती तो वो बताए बिना नहीं रह सकती थी। वो उस तरह की महिला नहीं थी जो अकेले सब कुछ सहले और गायब हो जाए। अर्जुन ने तुरंत मिस्टर वर्मा को फोन किया। हालांकि रात के 11 बज चुके थे। वर्मा जी, आप जाग रहे हैं? जी साहब, मुझे एक बात याद करने में मदद कीजिए। 5 साल पहले जब मैं तलाक पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा था, क्या मेरा फोन नंबर बदला था? मिस्टर वर्मा थोड़ी देर चुप रहे और फिर जवाब दिया, जी बदला था। उस समय श्रीमती राठौर यानी आपकी मां ने कहा था कि परेशानी से बचने के लिए उन्होंने एक नया नंबर दिलवाया था जिसे केवल कुछ करीबी लोग ही जानते थे। अर्जुन ने फोन कसकर पकड़ लिया और ईमेल भी कंपनी की सामान्य प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे उनका सचिव नियंत्रित करता था। अर्जुन रूखी हंसी हंसा। तो अगर किसी ने मुझे कुछ भेजा तो क्या यह निश्चित है कि मुझे वो मिला होगा? मिस्टर वर्मा तुरंत समझ गए। निश्चित नहीं है। वो संक्षिप्त उत्तर एक ठंडे चाकू की तरह था। अर्जुन ने आगे कहा, मेरे लिए और जांच करवाइए। क्या उस दौरान कंपनी को कोई पार्सल भेजा गया था जो मेरे हाथों तक नहीं पहुंचा? मिस्टर वर्मा ने एक लंबी सांस ली। मैं पुराने प्रशासनिक विभाग से फिर से पूछूंगा, लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार रहें। अर्जुन कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। एक संभावना धीरे धीरे सामने आ रही थी और ये उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा रही थी। हो सकता है कि प्रिया ने उसे ढूंढा हो सकता है कि उसने सच बताने की कोशिश की हो, और हो सकता है कि उसने कभी सुना ही ना हो। अगली सुबह अर्जुन प्रोजेक्ट के सर्वे को जारी रखने के बहाने फिर से नदी के किनारे के गांव में लौटा। उसकी 5 कर्मचारियों की टीम उसके साथ थी, लेकिन उसने उन्हें पंचायत अधिकारियों के साथ काम करने के लिए छोड़ दिया और खुद शांति काकी के ढाबे पर चला गया। दोनों बच्चे ढाबे के पीछे एक छोटी लकड़ी की मेज के पास बैठे थे। आरव एक पुरानी कॉपी में अक्षर लिखने का अभ्यास कर रहा था, जबकि विहान एक टूटे पहिए वाली खिलौना गाड़ी से खेल रहा था, लेकिन फिर भी हंस रहा था। अर्जुन बाहर से देखता रहा। उसका दिल भारी हो गया। उसने एक सामान्य ग्राहक की तरह शांत रहने की कोशिश की और ढाबे में दाखिल हुआ। शांति काकी, एक ठंडी कॉफी बना दीजिए। शांति काकी ने खुशी से कहा। जी। अर्जुन ने पीछे की ओर देखा। मेज पर एक नीले रंग की प्लास्टिक की कंघी रखी थी, शायद दोनों बच्चों की। आरव ने अभी अभी विहान के बाल संवारे थे। कंघी के दांतों में एक पतला काला बाल फंसा हुआ था। अर्जुन को लगा कि उसका दिल किसी ने कसकर निचोड़ लिया है। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि वो ऐसा सोच रहा है। नफरत हो रही थी कि उसे संदेह करना पड़ रहा था। लेकिन वो एक व्यवसायी था। वो निश्चितता पर जीता था। भावनाएं उसे धोखा दे सकती थीं, आंखें उसे धोखा दे सकती थीं, लेकिन विज्ञान नहीं। उसे जानना था। शांति काकी रसोई में मुड़ी और आरव और विहान बाहर बरामदे की ओर भागे। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मेज के पास गया, फोन निकालने का नाटक करते हुए, और धीरे से कंघी को छुआ। उसने उस पर लगे बाल को निकाला, उसे एक टिश्यू पेपर में रखा और फिर उसे अपनी अंदर की जेब में रख लिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। हालांकि मौसम गर्म नहीं था।
वो खुद से पूछ रहा था, मैं ये क्या कर रहा हूं? एक सफल आदमी जिसने कभी करोड़ों के सौदे किए थे, अब 2 बच्चों के बाल चोरी कर रहा था ताकि डीएनए टेस्ट करा सके। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो सो नहीं पाता, और अगर वो करता तो उसे डर था कि वो परिणाम को सह नहीं पाएगा। उस शाम अर्जुन ने चुपके से मुंबई के एक निजी परीक्षण प्रयोगशाला से संपर्क किया। उसने मिस्टर वर्मा से एक विशेष कुरियर सेवा द्वारा बाल का नमूना भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने अपना नमूना भी लिया। क्या आप निश्चित हैं साहब? मिस्टर वर्मा ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे जानना है, और अगर परिणाम वैसा नहीं हुआ जैसा आप सोचते हैं? अर्जुन ने नदी के किनारे की ओर देखा, जहां शाम की धूप नारियल के पेड़ों से छनकर आ रही थी। अगर नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मुझे उनके जीवन में खलल डालने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर हां तो मैं... अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बहुत खतरनाक था। पश्चाताप अब दृढ़ संकल्प में बदल रहा था। परिणाम का इंतजार करने वाले दिन अर्जुन के जीवन के सबसे लंबे दिन थे। वो अभी भी सर्वे के नाम पर गांव आता था, पंचायत अधिकारियों से बात करता था, माप लेता था, गणना करता था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा नदी के किनारे की उस झोपड़ी की ओर खिंचा रहता था। उसने प्रिया को पानी भरते देखा, दोनों बच्चों के कपड़े सुखाते देखा, आरव को अपने भाई के लिए सूखी मछली का हिस्सा छोड़ते देखा, विहान को नदी के किनारे बैठकर नावें गिनते देखा। हर बार जब वो देखता तो वो खुद से पूछता, अगर वे मेरे बच्चे हैं तो उसने बताया क्यों नहीं? एक शाम उसने विहान को मां से पूछते सुना, मां, क्या वो अंकल फिर से आए थे? प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, तुमसे कोई मतलब नहीं। आरव ने बीच में कहा, विहान चुप हो जाओ। अर्जुन कुछ मीटर दूर खड़ा था, उसका दिल जैसे निचोड़ा जा रहा हो। उसे याद आया कई साल पहले जिस दिन उसने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उसकी मां श्रीमती राठौर ने कहा था, तुम एक गांव की लड़की के लिए अपना पूरा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते, वो इसके लायक नहीं है। उसने विश्वास किया था, क्योंकि वो गुस्से में था, क्योंकि उसका अहंकार आहत हुआ था, क्योंकि उन झूठी तस्वीरों ने उसे नियंत्रण से बाहर कर दिया था। लेकिन अब अगर वे वास्तव में उसके बच्चे थे तो किसने संपर्क तोड़ा था? किसने उसे 5 साल तक अंधेरे में रखा था? चौथे दिन मिस्टर वर्मा ने फोन किया। उनकी आवाज गहरी और गंभीर थी। अर्जुन साहब, परिणाम आ गए हैं। अर्जुन होटल के एक छोटे से बैठक कक्ष में खड़ा था। उसने सबको बाहर जाने के लिए कहा। दरवाजा बंद होते ही कमरे में हवा भारी हो गई। कहिए। दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा ने एक गहरी सांस ली। परिणाम में स्पष्ट रूप से लिखा है, आपके और दोनों बाल के नमूनों के बीच पितृत्व की संभावना 99.99% है। समय जैसे रुक गया। अर्जुन को और कुछ सुनाई नहीं दिया। 99%। कोई संदेह नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं, कोई सवाल नहीं कि क्या ये सच है। वे दोनों बच्चे उसके बेटे थे, उसके दोनों बेटे। उसने फोन छोड़ दिया। ये मेज पर एक सूखी खट की आवाज के साथ गिरा। उसके दिमाग में प्रिया की छवि उभरी, गर्भवती, बाजार के बीच में अकेली खड़ी। 2 समय से पहले जन्मे बच्चों की छवि जो इनक्यूबेटर में लेटे थे। आरव की छवि जो अपने भाई से कह रहा था, अगर वे पापा होते तो वे पहले क्यों नहीं आए। वो नहीं आया था, वो नहीं जानता था, लेकिन ना जानना कोई बहाना नहीं था। अर्जुन कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कई सालों में पहली बार वो रोया। असफलता के लिए नहीं, पैसे खोने के लिए नहीं, वो इसलिए रोया क्योंकि 2 बच्चों के 5 साल बिना उसके बीत गए थे। उनके पहले कदम, उनके तेज बुखार, उनके स्कूल के पहले दिन, उनके पापा कहाँ है के सवाल, वो वहां नहीं था। 99%। वो ठंडा कठोर नंबर अचानक एक सजा बन गया। मिस्टर वर्मा ने फिर से फोन किया। उनकी आवाज में चिंता थी। अर्जुन साहब, आप ठीक हैं? अर्जुन ने खुरदरी आवाज में कहा। वर्मा जी, जी। अगर उस साल मैंने उसकी एक बात सुन ली होती तो शायद सब कुछ अलग होता। दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा ने एक लंबी सांस ली। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग जानबूझकर आपको सुनने नहीं देते। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी नजर बदल गई थी। अब भ्रम नहीं था, बल्कि एक जागृति थी। मेरे लिए उस साल से जुड़ी हर चीज का पता लगाइए। पत्र, पार्सल, फोन नंबर बदलने का इतिहास।
मैं जानना चाहता हूं कि किसने रोका था। जी। अर्जुन उठा और बैल्कनी में चला गया। नीचे गंगा चुपचाप बह रही थी। किसी को नहीं पता था कि इस ऊंची मंजिल पर एक आदमी को अभी-अभी पता चला है कि उसके 2 बेटे हैं। उसने नीचे नदी को देखा, फुसफुसाया, जैसे खुद से कह रहा हो, आरव, विहान, पापा यहां है। लेकिन तुरंत ही एक और डर ने उसे घेर लिया। अगर प्रिया को पता चला कि उसने बिना पूछे परीक्षण करवाया है, अगर उसने सोचा कि वो उस पर विश्वास नहीं करता बल्कि केवल डीएनए पर विश्वास करता है, अगर उसने एक बार फिर अपना दिल बंद कर लिया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे न केवल सच्चाई का सामना करना था, बल्कि उसे परिणामों का भी सामना करना था। और जिस क्षण 99.99% का परिणाम आया, उसकी जिंदगी एक अलग दिशा में मुड़ गई। अब कोई पर्यटन परियोजना नहीं, कोई अनुबंध नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि खोए हुए 5 सालों को वापस पाने की यात्रा। और वो यात्रा आसान नहीं होगी। उस शाम पश्चिमी क्षेत्र का आसमान ऐसा भारी था जैसे तूफान आने वाला हो। हवा गंगा नदी के ऊपर से बह रही थी, अपने साथ गीली मिट्टी की महक ला रही थी। अर्जुन सिंह राठौर प्रिया की झोपड़ी के सामने खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट थी, जिसे उसने इतना मरोड़ दिया था कि वो विकृत हो गई थी। 99%। ये संख्या अब केवल उसका रहस्य नहीं थी, ये एक ऐसी सच्चाई बन गई थी जिससे भागा नहीं जा सकता था। उसने पूरी रात सोचा था। उसने खुद से कहा था कि वो शांत रहेगा, ठीक से बात करेगा। लेकिन जब उसने प्रिया को बरामदे में बैठकर आरव के लिए एक फटी हुई कमीज सिलते हुए देखा और विहान को पास में बैठकर कुछ कंकड़ गिनते हुए देखा, तो उसकी सारी तैयार की हुई तर्क शक्ति अचानक गायब हो गई। प्रिया ने कदमों की आहट सुनकर सिर उठाया। उसकी आंखें उससे मिली। वो एक पल के लिए रुकी और फिर तुरंत ठंडी हो गई। तुम यहां फिर क्या करने आए हो? उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी तीखी थी कि सुनने वाले का दिल दुख जाए। आरव और विहान ने अर्जुन को देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और सतर्कता दोनों थी। अर्जुन पास आया। उसका गला सूख गया था। उसने अपने दोनों बेटों को देखा, फिर प्रिया को। इस बार उसने नजरें नहीं चुराईं। आरव और विहान मेरे बेटे हैं। हवा जैसे जम गई। हवा और तेज हो गई, जिससे प्रिया का कुर्ता हल्का हल्का हिलने लगा। उसके हाथ में जो सुई धागा था, वो एक बहुत छोटे से पल के लिए कांप गया, लेकिन बस एक पल के लिए। उसके बाद उसने अपना सिर सीधा उठाया। मेरे बच्चे, उसने बहुत धीरे धीरे जवाब दिया, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन एक कदम और आगे बढ़ा। मैंने टेस्ट करवाया है। ये कहते ही प्रिया की आंखों में दर्द और गुस्से की एक चमक कौंध गई। टेस्ट? उसने दोहराया। उसकी आवाज धीमी लेकिन गहरी चोट से भरी थी। तुमने मुझसे नहीं पूछा, तुमने चुपके से टेस्ट करवाया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वो जानता था कि वो गुस्सा होगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी आंखों में इतना दर्द होगा। मुझे यकीन करना था, उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे सच जानना था। प्रिया रुखी हंसी हंसी। सच? उसने खड़े होते हुए कहा। उस साल मैंने सच कहा था, क्या तुमने विश्वास किया था? अर्जुन चुप हो गया। आरव और विहान ने मां को देखा, फिर सामने खड़े आदमी को। आरव ने धीरे से अपने भाई का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि कुछ होने वाला है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। प्रिया, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन अब मुझे पता है दोनों मेरे बेटे हैं। मैं जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी? प्रिया ने दोहराया। उसकी आवाज अब ऊंची होने लगी थी। क्या तुम जानते हो कि दोनों समय से पहले कैसे पैदा हुए थे? क्या तुम जानते हो कि मैं अकेले ही दोनों को इमरजेंसी रूम में कैसे संभाली थी? क्या तुम जानते हो कि मुझे हर 1 रुपए की अस्पताल की फीस के लिए कैसे गिड़गिड़ाना पड़ा था? अर्जुन ने सिर झुका लिया। ये सारी तस्वीरें उसने बस कुछ दिनों पहले ही कल्पना की थी, लेकिन प्रिया के लिए ये खून और मांस की यादें थीं। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। प्रिया ने सिर हिलाया। माफी किस लिए? अर्जुन अचानक अपना नियंत्रण खो बैठा। सारा अपराध बोध, सारी पीड़ा जो पिछले कुछ दिनों से जमा हो रही थी, शब्दों में फूट पड़ी। मैं तुम तीनों की देखभाल कर सकता हूं। मैं दोनों को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूं, सबसे अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। तुम्हें इस तरह दुख उठाने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही उसे खुद भी लगा कि ये गलत है। प्रिया स्तब्ध खड़ी रह गई। 1 सेकंड बाद थप्पड़ की आवाज तेज हवा के बीच गूंज उठी। अर्जुन ने बचाव नहीं किया। प्रिया का हाथ थप्पड़ के बाद कांप रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था।
आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनमें आग थी। क्या तुम सोचती हो कि मैंने दोनों बच्चों को इसलिए जन्म दिया ताकि तुम पैसे चुकाओ? उसकी आवाज टूट गई। क्या तुम सोचती हो कि मैंने 5 साल तक दुख इसलिए सहा ताकि मैं तुम्हारे पैसे का इंतजार करूं? अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। थप्पड़ उतना दर्दनाक नहीं था जितना उसके शब्द थे। तुमने उस साल मुझ पर विश्वास नहीं किया, प्रिया नहंगाई। अब तुम डीएनए पर विश्वास करते हो। मुझ पर नहीं? ये वाक्य एक चाकू की तरह सीधे अर्जुन के दिल में चुभ गया। उसने उसे देखा और जीवन में पहली बार उसे लगा कि वो कितना छोटा है। मैं, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुमने संपर्क करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता था। प्रिया कड़वाहट से हंसी। मैंने कंपनी को पत्र भेजे, मैंने तुम्हारे पुराने नंबर पर फोन किया, मैं एक बार मुंबई भी गई थी, गार्ड ने मुझे भगा दिया। तुम नहीं जानते थे। अर्जुन सुन हो गया। प्रिया ने कांपती लेकिन कमजोर न होने वाली आवाज में आगे कहा, मैं जुड़वां गर्भावस्था की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का लिफाफा लेकर तुम्हारी कंपनी के गेट के सामने खड़ी थी। मुझे बस इतना चाहिए था कि तुम मुझे एक बार देख लो, लेकिन तुम नहीं आए। तेज हवा चली, नारियल के पत्तों की सरसराहट के साथ। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस रही है। उसने फुसफुसाया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो? प्रिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें नहीं मिला और तुमने दूसरों पर विश्वास करना चुना। आरव ने अपनी मां का हाथ खींचा, धीरे से। मां। प्रिया ने अपने दोनों बच्चों को देखा, फिर अर्जुन को। मुझे गरीबी से डर नहीं लगता, उसने धीरे धीरे कहा। मुझे डर है कि मेरे बच्चों को फिर से छोड़ दिया जाएगा। उस वाक्य ने अर्जुन की सांस रोक दी। उसने आरव और विहान को देखा। दोनों बच्चे एक दूसरे से सटे खड़े थे। वे बड़ों की बातें पूरी तरह से नहीं समझ रहे थे, लेकिन वे तनाव को महसूस कर सकते थे। अर्जुन दोनों बच्चों के सामने घुटनों पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी प्रिया को देख रही थीं। मैं अब और नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। मैं कसम खाता हूं। प्रिया ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें उस साल की अपनी कसम याद है? अर्जुन कुछ नहीं कह सका। उसे याद था, उसने कहा था कि वो उसे हर दुख से बचाएगा, और फिर भी वही था जिसने सबसे बड़ा दुख दिया था। विहान एक कदम आगे बढ़ा, हिचकिचाते हुए पूछा, अंकल क्या आप पापा हैं? उस सवाल ने माहौल को खामोश कर दिया। अर्जुन ने अपने बेटे को देखा, उसका गला रुंध गया। वो उसे गले लगाना चाहता था, कहना चाहता था पापा यहाँ है, लेकिन वो जानता था कि उसके पास अभी यह अधिकार नहीं है। प्रिया ने विहान के कंधे पर हाथ रखा। घर चलो, माँ के साथ। आरव ने अपने भाई को खींचा, लेकिन मुड़ने से पहले। आरव ने अर्जुन को बहुत देर तक देखा। एक 5 साल के बच्चे की आंखें, लेकिन उनमें कुछ गहरा था। दोनों बच्चों के अंदर जाने के बाद प्रिया अर्जुन का सामना करने के लिए मुड़ी। तुम क्या करना चाहते हो? उसने पूछा। अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं दोनों बच्चों का पापा बनना चाहता हूं। पापा? प्रिया ने भौहें से कोड़ी। पापा वो नहीं होता जो टेस्ट रिपोर्ट आने पर आता है, पापा वो होता है जो मुश्किल में साथ रहता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। प्रिया, मैं जानता हूं। तुम नहीं जानते। प्रिया की आवाज धीमी हो गई। जिस रात दोनों को एक साथ तेज बुखार था, मैंने सोचा था कि मैं दोनों को खो दूंगी। मैं एक एक करके उन्हें बारिश में स्वास्थ्य केंद्र तक ले गई थी। उस समय मैं बस यही चाहती थी कि कोई मेरे साथ खड़ा हो, लेकिन कोई नहीं था। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके आंसू जमीन पर गिरे। मुझे माफ कर दो, उसने दोहराया। लेकिन इस बार ये एक सामाजिक माफी नहीं थी, ये एक आदमी का टूटना था। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, केवल थकान थी। तुम पैसे देना चाहते हो? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर उठाया। पैसा विश्वास नहीं खरीद सकता, प्रिया ने कहा। अगर तुम सच में पापा बनना चाहते हो तो एक अजनबी की तरह शुरू करो। पैसे का इस्तेमाल मत करो। ताकत का इस्तेमाल मत करो, मुझे दिखाओ कि तुम फिर से नहीं जाओगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। और अगर किसी दिन तुम फिर से मुड़ गए? प्रिया ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, उसने तुरंत जवाब दिया। तुमने पहले भी ऐसा कहा था। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। एक लंबा सन्नाटा छा गया। हवा झोपड़ी के ऊपर से गुजरी, जिससे ताड़ की छत खड़खड़ाने लगी। अर्जुन उठा। उसकी आवाज खुरदरी लेकिन मजबूत थी। मैं तुमसे तुरंत माफी मांगने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। भले ही तुम विश्वास ना करो, भले ही तुम्हें मेरी जरूरत ना हो, मैं फिर भी यहीं रहूंगा। प्रिया ने उसे देखा। कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और भारी कदमों से चलने लगा। कुछ मीटर चलने के बाद उसने घर के अंदर से विहान की धीमी आवाज सुनी। पापा?
अर्जुन रुक गया। उसने सिर नहीं घुमाया, इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि वो अभी वापस मुड़ने के लायक नहीं है। प्रिया का थप्पड़ अभी भी उसके गाल पर जल रहा था, लेकिन सबसे दर्दनाक त्वचा नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में बार बार आने वाला सवाल था। 5 साल तक उसने दूसरों के डीएनए पर विश्वास किया था, लेकिन उसने कभी उस महिला पर विश्वास नहीं किया था जिसे वो प्यार करता था। और उस विश्वास को वापस पाने के लिए शायद उसे शून्य से शुरू करना होगा। पश्चिमी क्षेत्र में शाम को हवा शांत थी, लेकिन नदी के नीचे पानी अभी भी तेजी से बह रहा था। प्रिया के साथ उस आंसू भरी मुलाकात के बाद अर्जुन सिंह राठौर गांव से नहीं गया, वो झोपड़ी में नहीं गया, ना ही परेशान किया। वो शांति काकी के ढाबे पर बैठा, प्रोजेक्ट के नक्शे देखने का नाटक करते हुए, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उस कच्चे रास्ते की ओर थीं जहां दोनों बच्चे हर दिन खेलते थे। वो पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे प्रिया की आंखों से डर लगता था, उसे खुद से डर लगता था। आरव और विहान नदी के किनारे खेल रहे थे। दोनों लड़के एक लंबी टहनी को मछली पकड़ने की छड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। पानी में उसे डालने का नाटक कर रहे थे। आरव अंदर की तरफ सावधानी से खड़ा था। विहान चंचल था और पानी के किनारे के बहुत करीब जा रहा था। अर्जुन ने यह देखा और उसका दिल अचानक तन गया। वो उठा और धीरे धीरे पास आया, लेकिन फिर भी दूरी बनाए रखी। विहान, थोड़ा दूर हटो, आरव ने अपने भाई को याद दिलाया। कोई बात नहीं, मुझे तैरना आता है, विहान हंसा। उस भोले भाले वाक्य ने अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। आज नदी का पानी सामान्य से अधिक था। कल ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई थी। धारा ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन नीचे खतरनाक भंवर थे। सब कुछ ही सेकंड में हुआ। विहान एक और कदम आगे बढ़ा ताकि वो पास से गुजर रही जलकुंभी की टहनी तक पहुंच सके। उसके पैरों के नीचे की कीचड़ फिसलन भरी थी। लड़के ने अपना संतुलन खो दिया। आरव! चीखते ही छोटा सा शरीर किनारे से फिसलकर पानी में गिर गया। विहान! आरव चिल्लाया। अर्जुन ने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। आरव भी पीछे कूद गया। 2 छोटे शरीर धारा में संघर्ष कर रहे थे। अर्जुन ने सोचने का समय नहीं लिया। वो दौड़ा, अपने जूते छोड़े और सीधे नदी में कूद गया। पानी बर्फीला था। धारा उसकी सोच से ज्यादा मजबूत थी। दोनों बच्चे किनारे से दूर बह गए थे। आरव ने विहान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके कंधे से फिसल गया। आरव! विहान चिल्लाया। अर्जुन ने पूरी ताकत से तैरकर विहान के डूबने से पहले उसकी कॉलर पकड़ ली। उसी समय आरव घबराकर हाथ पैर मारने लगा। पानी अर्जुन के चेहरे पर आ रहा था। अर्जुन ने दोनों को अपने करीब खींच लिया। तेज धारा ने उसकी पीठ पर जोर से मारा। उसकी पीठ में एक तेज दर्द हुआ जब उसका पैर एक पत्थर से टकराया। पापा को कसकर पकड़ो। उसका दिल धड़क रहा था। दोनों बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन सहज रूप से उससे कसकर चिपक गए। उसने अपनी पूरी ताकत से धारा के खिलाफ तैरना शुरू किया। हर हाथ का स्ट्रोक पत्थर की तरह भारी था। उसके कान सुन्न हो गए। खारा पानी उसके मुंह में भर गया। किनारे पर प्रिया अजीब आवाज सुनकर दौड़ी आई। वो वहीं खड़ी रह गई जब उसने 3 लोगों को धारा में संघर्ष करते देखा। आरव, विहान! वो गला फाड़ कर चिल्लाई। अर्जुन ने अपनी आखिरी बची हुई सारी ताकत लगाकर दोनों बच्चों को किनारे की ओर धकेला। गांव के कुछ लोग दौड़कर आए और तीनों को बाहर खींचा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, हाँफ रहा था। उसके दोनों हाथ अभी भी 2 छोटे भीगे हुए शरीरों को कसकर पकड़े हुए थे। विहान रो रहा था, उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था। आरव कांप रहा था, लेकिन शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पापा! ये पुकार लगभग एक ही समय में निकली। पापा! 2 आवाजें एक साथ मिल गईं। अब अंकल नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। पापा के 2 शब्द कीचड़ भरे नदी के किनारे पर गूंज उठे। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसका दिल जैसे फट गया हो। 2 छोटे हाथों ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। दोनों बच्चों के आंसू उसके ठंडे गीले कंधे पर गिर रहे थे। वो बच्चों को गले लगाकर कांपने लगा। ठंड से नहीं। पापा यहां हैं, पापा यहां हैं। उसकी आवाज टूट गई। प्रिया कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसने अपने सामने का दृश्य देखा। वो आदमी जिससे वो कभी नफरत करती थी, अब कीचड़ में घुटनों पर बैठा था, अपने दोनों बेटों को गले लगाए हुए था। एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसका दिल जैसे 2 टुकड़ों में बट गया हो। उसे 5 साल से इसी बात का डर था।
डर था कि उसके बच्चे किसी को पापा कहेंगे और फिर से छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन इस समय जब उसने अर्जुन को दोनों को ऐसे कसकर पकड़े हुए देखा जैसे वो अपने शरीर का एक हिस्सा खोने से डर रहा हो, तो वो ये नहीं समझ पा रही थी कि डर कहाँ है और प्यार कहाँ है। विहान ने सिसकते हुए कहा, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। अर्जुन ने उसे और कसकर पकड़ लिया। पापा यहाँ है, कुछ नहीं होगा। आरव जोर से नहीं रोया, लेकिन उसके आंसू चुपचाप बह रहे थे। लड़के ने फुसफुसाया, पापा अब हमें मत छोड़ना। उस वाक्य ने अर्जुन की सांस रोक दी। वो जवाब नहीं दे सका, बस दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। प्रिया पास आई, कांपते हुए विहान के कंधे को छुआ। तुम ठीक हो बेटा? विहान मुड़ा, उसके आंसू भरे चेहरे पर। मां, पापा ने हमें बचाया। एक पापा शब्द इतना स्वाभाविक कि दिल दुख जाए। प्रिया ने अर्जुन को देखा। उसने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब पश्चाताप नहीं था, बल्कि अपने बच्चों को खोने का वास्तविक डर था। लेकिन कुछ और कहने से पहले ही विहान कांपने लगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, लड़के ने हकलाते हुए कहा। अर्जुन ने नीचे देखा। विहान के होंठ नीले पड़ गए थे। आरव भी कांप रहा था, लेकिन सहने की कोशिश कर रहा था। तुरंत घर चलो, प्रिया ने हड़बड़ी में कहा। पूरे गांव ने दोनों बच्चों को झोपड़ी तक ले जाने में मदद की। अर्जुन पीछे पीछे चलता रहा। उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। प्रिया ने दोनों बच्चों के सूखे कपड़े बदले, आग जलाई ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। विहान बुरी तरह कांप रहा था। अर्जुन पास में बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए था। पापा को माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। विहान ने उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन एक नया विश्वास चमक रहा था। पापा, अब मत जाना। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन केवल 1 घंटे बाद विहान का शरीर असामान्य रूप से गर्म होने लगा। विहान? प्रिया ने उसके माथे को छुआ और चौंक गई। ये इतना गर्म क्यों है? आरव भी थका हुआ था, लेकिन विहान अचानक। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अर्जुन ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। ये जल रहा था। उसका दिल सिकुड़ गया। इसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाना होगा। प्रिया ने सिर हिलाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। अर्जुन ने विहान को उठाया। छोटे से शरीर को अपनी बाहों में गर्म महसूस करना उसे नदी की किसी भी लहर से ज्यादा डरा रहा था। आरव मां का हाथ पकड़कर साथ चल रहा था। पंचायत का स्वास्थ्य केंद्र बस कुछ मिनट की पैदल दूरी पर था, लेकिन आज का रास्ता अंतहीन लग रहा था। विहान बेहोशी में बड़बड़ाने लगा। पापा, लड़के ने कमजोर आवाज में पुकारा। उन 2 शब्दों ने अर्जुन को कंपा दिया। पापा यहां हैं, उसने रुंधी हुई आवाज में जवाब दिया। प्रिया ने उसे देखा। पहली बार उसने उसे दूर नहीं धकेला, लेकिन उसके दिल में एक नया डर पैदा हो गया। उसे डर था कि उसके बेटे को अभी अभी पापा मिला है और कुछ हो जाएगा, और अगर कुछ बुरा हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। स्वास्थ्य केंद्र में रोशनी थी। डॉक्टर विहान की हालत देखकर दौड़कर आए। गंभीर हाइपोथर्मिया के लक्षण, कड़ी निगरानी की जरूरत है। अर्जुन बाहर गलियारे में खड़ा था। उसके दोनों हाथ इतने कसकर बंधे थे कि सफेद पड़ गए थे। उसने कभी बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे, कभी जीवन मरण के सौदों का सामना किया था, लेकिन वो कभी इतना नहीं डरा था जितना अब डर रहा था। उस चीज को खोने से जिसे उसने अभी अभी पाया था। स्वास्थ्य केंद्र के छोटे से कमरे में विहान बिस्तर पर लेटा हुआ तेजी से सांस ले रहा था। आरव पास में बैठकर चुपचाप अपने भाई का हाथ पकड़े हुए था। प्रिया दूसरी तरफ खड़ी थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा होकर अंदर देख रहा था। पापा के 2 शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन वो समझ गया था कि उन 2 शब्दों के लायक बनने के लिए उसे न केवल अपने बेटे को पानी से बचाना था, बल्कि उसे भविष्य के हर दुख से भी बचाना था। और इस समय चुनौती अभी शुरू हुई थी। विहान को आधी रात के करीब दौरा पड़ने लगा। पंचायत का स्वास्थ्य केंद्र तंग था। नियॉन लाइट लड़के के पीले चेहरे पर पड़ रही थी। प्रिया ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आरव बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन रो नहीं रहा था। लड़के ने अपने होंठ इतने जोर से काट लिए थे कि खून निकल आया था। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा। प्रिया लगभग गिर पड़ी थी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने सिर हिलाया। उनकी आवाज में हड़बड़ी थी। बहुत तेज बुखार है,
हाइपोथर्मिया के कारण दौरे के लक्षण हैं। इसे तुरंत बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। यहाँ पर्याप्त उपकरण नहीं है। अर्जुन पीछे खड़ा था, हर शब्द को साफ सुन रहा था और उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, वर्मा जी, मदद कीजिए। मिस्टर वर्मा पहले से ही गलियारे में खड़े थे। वो उस नज़र को समझ गए। जी, एक निजी एम्बुलेंस बुलाता हूँ, शहर के केंद्रीय जनरल अस्पताल में, जितनी जल्दी हो सके। 15 मिनट बाद एम्बुलेंस का सायरन उस छोटे से गांव की शांत रात को चीर गया। विहान को स्ट्रेचर पर रखा गया। प्रिया पास में बैठी अपने बेटे का सिर पकड़े हुए लगातार पुकार रही थी, विहान, माँ यहाँ है, माँ यहाँ है। आरव एम्बुलेंस में चढ़ा। अर्जुन ने आरव का हाथ पकड़ लिया। तुम पापा के साथ चलो। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर और विश्वास दोनों था। लड़के ने सिर हिलाया। गाड़ी रात में तेजी से भागी। सड़क की बत्तियां खिड़की से लंबी लकीरों की तरह गुजर रही थी। सायरन की आवाज नियमित थी, लेकिन हर किसी के दिल में एक तूफान था। विहान तेजी से सांस ले रहा था। उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे। अर्जुन ने उस छोटे से हाथ को पकड़ा। उसका दिल दुख से भर गया। उसने कभी सोचा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द प्यार खोना है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अपने बेटे को बुखार से जूझते देखना उसे सब कुछ कुर्बान करने पर मजबूर कर सकता है। आरव सामने बैठा चुपचाप अपने भाई को देख रहा था। जब नर्स ने बुखार कम करने की दवा दी तो लड़के ने धीमी आवाज में पूछा, दीदी, क्या ये दवा ठीक कर देगी? नर्स ने आश्वासन देते हुए सिर हिलाया। आरव अर्जुन की ओर मुड़ा। पापा, पहले इसे दे दो, मैं सह सकता हूं। उस वाक्य ने अर्जुन को स्तब्ध कर दिया। एक 5 साल का बच्चा पूरी रात जागा, कांप रहा था, लेकिन फिर भी पहले अपने भाई के बारे में सोच रहा था। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। गाड़ी बड़े अस्पताल के सामने रुकी। विहान को सीधे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। दरवाजा बंद हो गया। प्रिया बाहर खड़ी थी, दोनों हाथों से अपनी छाती को कसकर पकड़े हुए, जैसे उसे डर हो कि उसका दिल बाहर निकल जाएगा। आरव अर्जुन के पास सटकर खड़ा हो गया, एक शब्द भी नहीं बोला। अस्पताल का गलियारा सफेद और बहुत ठंडा था। कीटाणुनाशक की गंध तेज थी। समय इतना धीरे धीरे बीत रहा था कि डरावना लग रहा था। अर्जुन दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर टिकी थीं। उसने अपनी जिंदगी में कभी प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन इस समय वो बस एक ही चीज मांगना चाहता था, उसका बेटा सुरक्षित रहे। मिस्टर वर्मा पास आए। उनकी आंखें भारी थीं। अर्जुन साहब। अर्जुन ने बिना मुड़े कहा, कहिए। मिस्टर वर्मा ने हिचकिचाते हुए कहा, एक बात है जो मुझे कहनी है, मैं इसे और नहीं छिपा सकता। अर्जुन उनकी ओर मुड़ा। 5 साल पहले की बात? अर्जुन ने अपना जबड़ा कस लिया। साफ साफ कहिए। मिस्टर वर्मा ने एक गहरी सांस ली। आपकी मां श्रीमती राठौर शुरू से ही प्रिया के साथ आपकी शादी के खिलाफ थीं। अर्जुन ने भौएं सिकोड़ी। मैं जानता हूं कि वो पसंद नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ पसंद नहीं करती थी, मिस्टर वर्मा ने बीच में ही काट दिया। उन्होंने किसी को निगरानी के लिए रखा था, अफेयर की झूठी तस्वीरें बनवाई और फिर उन्हें गुमनाम रूप से आपको भेजा। अर्जुन सुन्न हो गया। गलियारा जैसे घूमने लगा। आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर वर्मा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वे तस्वीरें झूठी थीं। अर्जुन एक कदम पीछे हटा। उसकी पीठ ठंडी दीवार से टकराई। ये नहीं हो सकता। मुझे भी उस समय नहीं पता था, मिस्टर वर्मा ने आगे कहा। बाद में जब मैं पुराने रिकॉर्ड्स को देख रहा था तब मुझे कुछ असामान्य लगा, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज खुरदरी हो गई। तो तलाक के कागज? वो प्रिया से तब मिली थीं जब वो गर्भवती थीं। अर्जुन ने सांस रोक ली। उन्होंने कहा कि अगर वो आपको नहीं छोड़ेंगी तो वो आपके पिता मिस्टर राठौर का विदेश में दिल का इलाज जारी नहीं रखने देंगी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने सीधे उसके सीने में मुक्का मार दिया हो। उसके पिता, वो एक बार दिल की बीमारी से गंभीर रूप से बीमार थे। अर्जुन को वे दिन अच्छी तरह याद थे। उन्होंने मेरे पिता की बीमारी का इस्तेमाल प्रिया पर दबाव बनाने के लिए किया। उसकी आवाज टूट गई। मिस्टर वर्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। प्रिया ने तलाक के कागजों पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए थे कि उसने धोखा दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने सोचा था कि चले जाना ही आपके पिता को बचाने का एकमात्र तरीका है। अर्जुन गलियारे में प्लास्टिक की कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। उसका सिर चकरा रहा था। सारी पहेलियां अपनी जगह पर आ गईं।
फोन नंबर का अचानक बदलना, ईमेल का डाइवर्ट होना, लिफाफे का उस तक ना पहुंचना, ये सब कोई संयोग नहीं था। उसके साथ ना केवल धोखा हुआ था, बल्कि उसने भी इसमें साथ दिया था। उसने उस कागज पर हस्ताक्षर किए थे, उसने उन तस्वीरों पर विश्वास किया था, उसने मुंह मोड़ लिया था। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया, उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने उसे तब छोड़ दिया जब वो मेरे 2 बच्चों से गर्भवती थी। मिस्टर वर्मा ने और कुछ नहीं कहा। अस्पताल का गलियारा इतना खामोश था कि डरावना लग रहा था। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक बच्चे का भ्रम था। पापा? अर्जुन ने सिर उठाया। जीवन में पहली बार उसे नहीं पता था कि अपने बेटे का सामना कैसे करे। वो न केवल मूर्ख था, बल्कि उसने एक अपराध करने में भी मदद की थी। अगर उसने प्रिया से एक बार मिल लिया होता, अगर उसने उसकी एक बात सुन ली होती, अगर उसने अपने अहंकार को अपनी आंखों पर पर्दा नहीं डालने दिया होता, तो दोनों बच्चों के 5 साल अलग होते। प्रिया कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसने पूरी कहानी सुन ली थी। उसने बीच में दखल नहीं दिया, ना ही रोई, बस चुपचाप अपने सामने के आदमी को टूटते हुए देखती रही। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, केवल एक सुलगता हुआ दर्द था। इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। खतरे से बाहर हैं। गंभीर हाइपोथर्मिया के कारण बुखार था। शुक्र है कि समय पर ले आए। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने अपनी मां को गले लगा लिया। अर्जुन अभी भी वहीं बैठा था, जैसे किसी बुरे सपने से जागा हो। लेकिन यह सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। वो उठा, प्रिया के पास गया। उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने बस धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। इस बार इसलिए नहीं कि उसे संदेह था, बल्कि इसलिए कि उसने उस महिला को, जिसे वो प्यार करता था, पूरी दुनिया से अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया था। और वो समझ गया, माफी पाने के लिए उसे ना केवल ये साबित करना होगा कि वो एक पिता है, बल्कि उसे उस व्यक्ति का भी सामना करना होगा जिसने ये सब किया था, उसकी अपनी मां। विहान खतरे से बाहर था, लेकिन उसे कुछ और दिनों तक निगरानी के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। आरव लगभग एक पल के लिए भी अपने भाई को नहीं छोड़ता था। प्रिया अपने बेटे के बिस्तर के पास जागती रहती थी। नींद की कमी से उसकी आंखें धंस गई थीं। और अर्जुन, वो गलियारे में रहता था, सारी तदख्खुली करता था, अस्पताल के बिल चुकाता था, सबसे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करता था। उसे अब अपनी पहचान छिपाने की परवाह नहीं थी। इस समय उसकी एकमात्र चिंता दोनों बच्चे थे। लेकिन तूफान अस्पताल में ही नहीं रुका। तीसरे दिन की सुबह, जब विहान थोड़ा बेहतर हो गया था, एक युवा नर्स ने प्रिया को एक अजीब नजर से देखा। गलियारे के अंत में खड़ी 2 और महिलाएं फुसफुसा रही थीं। प्रिया को अजीब लगा, जब तक कि शांतिका की हाँफते हुए अंदर नहीं आई, हाथ में फोन लिए। प्रिया बेटी, ये देखो। स्क्रीन पर एक सनसनीखेज शीर्षक वाली खबर थी। गांव की लड़की ने जुड़वा बच्चों का इस्तेमाल कर बड़े व्यवसायी को फंसाया। पुराना हथकंडा लेकिन कारगर। नीचे अर्जुन की विहान को अस्पताल में गोद में लिए हुए एक धुंधली तस्वीर थी। प्रिया सुन्न रह गई। लेख में उसे एक ऐसी महिला के रूप में वर्णित किया गया था जिसका अतीत संदिग्ध था, जो व्यवसायी की हैसियत को अच्छी तरह जानती थी और इसलिए उसे बांधने के लिए बच्चे पैदा करने का तरीका खोजा। तीखे शब्द चाकू की तरह चुभ रहे थे। आरव ने पढ़ा, सब कुछ नहीं समझा, लेकिन मां का चेहरा पीला पड़ते देख लिया। क्या हुआ मां? प्रिया ने जल्दी से फोन बंद कर दिया। कुछ नहीं। लेकिन उसी समय अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। उसे पता चल गया था। सुबह से उसका फोन लगातार बज रहा था। कंपनी के शेयर गिरने लगे थे। शेयर धारकों के समूह लगातार फोन कर रहे थे और उन दसियों कॉलों में एक ऐसा नाम था जिसे वो टाल नहीं सकता था, सानिया। सानिया उस शाम अस्पताल के पास के बाजार में दिखाई दी। उसने एक डिजाइनर ड्रेस और ऊंची एड़ी के जूते पहन रखे थे। उसका चेहरा अच्छी तरह से मेकअप किया हुआ था। उसके आने से छोटा सा बाजार में हलचल मच गई। प्रिया विहान के लिए कुछ दलिया खरीद रही थी जब सानिया पास आई। आप प्रिया हैं, है ना? उसकी आवाज मीठी लेकिन व्यंग्य से भरी थी। प्रिया ने सामने खड़ी महिला को देखा। हाँ, सानिया हल्की हंसी हंसी। हाँ, बहुत चतुर हैं। जुड़वा बच्चे भी। ये योजना तो बहुत सोच समझ कर बनाई होगी। आसपास के लोग रुककर सुनने लगे। प्रिया ने अपने सामान का थैला कसकर पकड़ लिया। आप क्या कह रही हैं? मैं नहीं समझी। नहीं समझी?
सानिया ने अपना सिर झुकाया। मैं अर्जुन की प्रेमिका हूं। क्या आप सोचती हैं कि 2 बच्चों का इस्तेमाल करके आप राठौर परिवार में कदम रख सकती हैं? उस वाक्य ने प्रिया के मुंह पर सीधे तमाचा मारा। प्रिया ने जवाब दिया, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। सानिया हंसी। जरूरत नहीं है तो वे खबरें किसने फैलाई? मेरे पास सबूत हैं। आपने अस्पताल की तस्वीरें मीडिया को भेजी। ये एक सफेद झूठ है। प्रिया कुछ और कहती उससे पहले ही पीछे से एक गहरी आवाज आई, सानिया। अर्जुन वहां खड़ा था। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि आसपास के लोग भी पीछे हट गए। सानिया मुड़ी, उसकी आवाज नरम हो गई। अर्जुन, मैं बस तुम्हारी रक्षा कर रही थी। अर्जुन आगे बढ़ा, प्रिया के सामने खड़ा हो गया। तुम ये क्या कर रही हो? मैं बस सच कह रही हूं। तुमने उन बच्चों को हथकंडा कहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह था। सानिया का चेहरा पीला पड़ गया। तुम उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? अर्जुन ने उसे बहुत देर तक देखा। तुमने अभी अभी मेरे 2 बच्चों की मां का अपमान किया है। माहौल जम गया। सानिया स्तब्ध रह गई। तुम मान रहे हो? हाँ, अर्जुन ने साफ साफ कहा, वे दोनों मेरे बेटे हैं। वो वाक्य बाजार के बीच में एक बम की तरह फटा। खबर हवा से भी तेज फैली। उस शाम सोशल मीडिया पर टकराव के दृश्य की तस्वीरें और क्लिप भरी हुई थीं। कंपनी के शेयर बुरी तरह गिर गए। निदेशक मंडल ने उसी रात मुंबई में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अर्जुन वापस उड़ा। 18वीं मंजिल का बैठक कक्ष रोशन था। उसकी मां श्रीमती राठौर केंद्र में बैठी थी। उनका चेहरा ठंडा था। तुम ये क्या कर रहे हो अर्जुन? उन्होंने कहा। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन अधिकार से भरी थी। एक गांव की औरत के लिए कंपनी को डुबो रहे हो? अर्जुन कमरे के बीच में खड़ा था। शेयरधारक उसे चिंता और गुस्से की मिलीजुली नजरों से देख रहे थे। मीडिया घेराबंदी कर रहा है। एक दिन में शेयर की कीमत लगभग 7% गिर गई है, एक ने कहा। श्रीमती राठौर ने मेज पर हाथ रखा। तुम्हें यह मामला तुरंत खत्म करना होगा, या तुम कार्यकारी पद से हट जाओ। पूरा कमरा खामोश हो गया। एक अल्टीमेटम, करियर चुनो या वो औरत। अर्जुन ने अपनी मां को देखा। 5 साल पहले उसने पैसा चुना था, प्रतिष्ठा चुनी थी, अपनी मां की बात चुनी थी। और एक महिला को छोड़ दिया था जो उसके 2 बच्चों से गर्भवती थी। बिस्तर पर दौरे पड़ते विहान की छवि उभरी। आरव की छवि, जो अपने भाई के लिए दवा छोड़ रहा था। पापा की 2 आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। अर्जुन ने अपनी टाई उतारी और उसे मेज पर रख दिया। 5 साल पहले मैंने पैसा चुना था, उसने धीरे धीरे कहा, और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सब लोग स्तब्ध रह गए। इस बार उसने आगे कहा, मैं अपने दोनों बच्चों को चुनता हूं। श्रीमती राठौर ने मेज पर हाथ मारा। तुम पागल हो गए हो? शायद। अर्जुन ने सीधे उनकी आंखों में देखा। लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी पश्चाताप में पागल नहीं रहना चाहता। वो बोर्ड की ओर मुड़ा। मैं आज से कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं अपनी सारी व्यक्तिगत हिस्सेदारी एक ट्रस्ट फंड में स्थानांतरित कर दूंगा, जो मेरे दोनों बेटों के नाम पर होगा। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? एक शेयरधारक ने पूछा। हां, तुम कंगाल हो जाओगे, श्रीमती राठौर ने ठंडक से कहा। अर्जुन फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मैं कभी सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन असल में मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसने स्थानांतरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। एक निर्णायक हस्ताक्षर। एक अध्याय समाप्त हो गया। बैठक कक्ष से बाहर निकलते समय अर्जुन अब वो शक्तिशाली व्यवसायी नहीं था, वो सिर्फ एक पिता था। उसने अपना फोन निकाला और मिस्टर वर्मा को फोन किया। वर्मा जी, तुरंत एक ट्रस्ट फंड स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए, आरव और विहान के नाम पर। जी, और अब से मैं अब अध्यक्ष नहीं हूं। दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर जवाब दिया, जी, लेकिन आप अभी भी दोनों बच्चों के पापा हैं। अर्जुन ऊंची मंजिल की बालकनी में खड़ा था। नीचे रोशनी से जगमगाते शहर को देख रहा था। उसने अपना पद खो दिया था। उसने अपनी शक्ति खो दी थी। लेकिन 5 साल में पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ, क्योंकि इस बार उसने पैसा नहीं चुना था, उसने पापा की 2 आवाजें चुनी थीं। खबर बाढ़ के पानी से भी तेज फैली। केवल 2 दिनों में प्रिया का नाम इंटरनेट पर हर जगह दिखाई देने लगा। लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है, नहीं जानते थे कि उसने 5 साल कैसे जिए। बस इतना जानते थे कि वो एक बड़े समूह के पूर्व अध्यक्ष से जुड़ी है। क्रूर टिप्पणियां एसिड की बारिश की तरह बरसने लगीं। सोना खोदने वाली, जुड़वा बच्चे पैदा करके अमीर को फंसाया। कितनी चालाक है। प्रिया ने सब कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसने काफी देख लिया था। उसने पड़ोसियों की नजरों में बदलाव देखा।
सहानुभूति दिखाने वाले कम थे, जिज्ञासु ज्यादा थे। कुछ लोग वास्तव में चिंतित थे, कुछ बस नाटक देखने का इंतजार कर रहे थे। आरव ने पूछना शुरू कर दिया, माँ, बाजार में आंटियां आपको अजीब तरह से क्यों देख रही हैं? प्रिया ने होंठ काट लिए। कुछ नहीं बेटा, लेकिन वो जानती थी कि ये ऐसे नहीं चल सकता। एक सुबह जब विहान ठीक हो गया था, प्रिया झोपड़ी के सामने बैठकर शांत नदी को देख रही थी। उसने कुछ कपड़े एक पुराने कपड़े के थैले में बांधे। उसने चले जाने का फैसला किया, शर्म के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो चाहती थी कि उसके दोनों बच्चे शांति से बड़े हों। आरव, विहान, हम कुछ समय के लिए कहीं और रहने जा रहे हैं। दोनों बच्चों ने माँ को देखा। कहाँ माँ? विहान ने पूछा। थोड़ी दूर, जहां कोई हमें नहीं जानता। आरव चुप रहा। वो अपने भाई से ज्यादा समझता था। माँ, क्या ये पापा की वजह से है? प्रिया रुक गई। उसने जवाब नहीं दिया। वो अब अर्जुन से नाराज नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे बड़ों की राय के तूफान के बीच रहें। तभी आसमान में बादल छा गए। पश्चिमी क्षेत्र की बारिश अचानक बरसने लगी। झोपड़ी के सामने की कच्ची जमीन को सफेद कर दिया। बारिश के पर्दे के बीच एक सिलवट दिखाई दी। सफेद शर्ट भीगी हुई, कीचड़ से सनी हुई। अर्जुन सिंह राठौर। उसके पास अब कोई सूट नहीं था, कोई चमकते चमड़े के जूते नहीं थे। बस एक आदमी था जो बारिश में खड़ा था। प्रिया रुक गई। तुम यहां क्या करने आए हो? अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसने उसे नहीं पहुंचा। और फिर वो घुटनों पर बैठ गया। वो कीचड़ भरे आंगन के बीच घुटनों पर बैठ गया। प्रिया स्तब्ध रह गई। मैं तुमसे भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं। बारिश की आवाज में उसकी आवाज खुरदरी थी। मैं बस दोनों बच्चों का पापा बनने की इजाजत मांग रहा हूं। बारिश उसके आंसुओं में मिल गई। अगर तुम्हें मुझे पति के रूप में नहीं चाहिए तो मुझे पापा बनने दो। वे शब्द तेज नहीं थे, लेकिन पत्थर की तरह भारी थे। प्रिया ने उस आदमी को देखा जो कभी इतना घमंडी था, जो कभी निदेशक मंडल के सामने आत्मविश्वास से खड़ा होता था, अब कीचड़ में उसके सामने घुटनों पर बैठा था। मैंने इस्तीफा दे दिया है, अर्जुन ने आगे कहा। मैंने अपनी सारी संपत्ति दोनों बच्चों को दे दी है। मेरे पास अब कुछ नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्रिया ने फुसफुसाया। मैं जानता हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे बस यहां रहने की, दोनों बच्चों को बड़ा होते देखने की जरूरत है। भले ही तुम मुझे माफ ना करो, मैं स्वीकार करूंगा। दोनों बच्चे घर के अंदर से दौड़कर आए। पापा। विहान आगे दौड़ा, आरव पीछे। दो छोटे हाथों ने बारिश में घुटनों पर बैठे आदमी को उठाने की कोशिश की। पापा, अब मत जाओ, विहान रोया। पापा उठो, आरव ने रुंधी हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया, घुटनों पर बैठे हुए ही। बारिश और आंसू एक साथ मिल गए। प्रिया खड़ी देखते रही। उसका दिल जैसे किसी ने फाड़ दिया हो। लेकिन इस बार वो दया के कारण नरम नहीं हुई। वो इसलिए नरम हुई क्योंकि उसने सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत की थी। उसके पास अब कोई कंपनी नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी। बस पापा के दो शब्द थे। प्रिया बारिश में बाहर आई। वो उसके सामने खड़ी हो गई। क्या तुम जानते हो कि पापा बनना क्या होता है? अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। साथ रहना, प्रिया ने कहा। हाँ, मुश्किल में छोड़कर न जाना, मैं साथ रहूंगा, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। बड़ों की गलतियों के कारण बच्चों को चोट न लगने देना, मैं वादा करता हूं। प्रिया ने बहुत देर तक देखा। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान शांत हो गया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उठो। अर्जुन ने उस हाथ को एक चमत्कार की तरह देखा। उसने उसे पकड़ा और खड़ा हो गया। चारों ने एक दूसरे को कीचड़ भरे आंगन में गले लगा लिया। रोने की आवाज फूट पड़ी। दर्द के कारण नहीं, बल्कि घर लौटने की खुशी के कारण। 1 साल बाद गंगा नदी का पानी शाम की धूप में चमक रहा था। वो जर्जर झोपड़ी अब वहां नहीं थी। उस जमीन पर लकड़ी और मजबूत ताड़ की छत से एक छोटा सा ढाबा बनाया गया था। गेट के सामने लगे बोर्ड पर हाथ से पेंट किया हुआ था, आरव विहान का घर का खाना। ये शानदार नहीं था, ना ही शोरगुल वाला, लेकिन हमेशा गर्मजोशी से भरा रहता था। अर्जुन ने एक भूरे रंग का कुर्ता पहना था, आस्तीनें चढ़ी हुई थी और चूल्हा जलाने में मदद कर रहा था। अब वो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं था, बस एक आदमी था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खड़ा था।
प्रिया रसोई में थी। उसके बाल करीने से बंधे हुए थे। उसका चेहरा पहले से ज्यादा खिला हुआ था। वो अब ज्यादा मुस्कुराती थी। आरव और विहान आंगन में नारियल के पेड़ की छाया में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। ढाबे की दीवार पर मोम के रंगों से बनी एक तस्वीर टंगी थी। 4 लोग हाथ में हाथ डाले खड़े थे। ऊपर एक गोल सूरज था। आरव ने ग्राहक को समझाया, ये मेरा परिवार है। विहान ने जोड़ा, पापा सबसे लंबे हैं। अर्जुन ने तस्वीर को देखा। उसका दिल गर्म हो गया। किसी ने उससे पूछा कि क्या उसे कोई पछतावा है। वो बस मुस्कुराया। उसने कभी सोचा था कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन असल में उसने केवल उन चीजों को छोड़ा था जो उसकी नहीं थी। उसने सबसे महत्वपूर्ण चीज को बचा लिया था, परिवार। शाम को जब ग्राहक कम हो गए तो चारों ने एक साथ एक साधारण भोजन किया। खट्टी मछली की करी, सूखी मछली और उबली हुई सब्जियां चटनी के साथ। विहान खिलखिलाकर हंस रहा था। आरव स्कूल की बातें बता रहा था। प्रिया ने तीनों पिता पुत्रों को कोमल आंखों से देखा। अर्जुन ने उसके लिए एक मछली का टुकड़ा रखा। धन्यवाद प्रिया, उसने धीरे से कहा। किस लिए? प्रिया ने पूछा। मुझे एक और मौका देने के लिए। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मेज के नीचे उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर नदी की हवा धीरे धीरे बह रही थी। अब कोई तूफान नहीं था, कोई जनमत नहीं था। बस एक 4 लोगों का परिवार था जो हाथ में हाथ डाले शांतिपूर्ण दिनों से गुजर रहा था। और पापा की 2 आवाजें हर शाम गूंजती थीं, एक अनुस्मारक के रूप में कि कुछ चीजें दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती होती हैं। कुछ गलतियां द्वेष से नहीं होती, वे चुप्पी से होती हैं। इस बात से होती हैं कि हम दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने प्रियजन की बात सुनने के लिए बैठने का साहस नहीं जुटा पाते। अर्जुन सिंह राठौर कोई बुरा आदमी नहीं था। वो बस एक ऐसा आदमी था जिसने अपने अहंकार को अपने प्यार से बड़ा होने दिया। प्रिया कोई कमजोर महिला नहीं थी। वो बस एक माँ थी जिसने अपने 2 बच्चों की रक्षा के लिए दुख सहना स्वीकार किया। और 2 बच्चों को एक अमीर पिता की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस एक ऐसे पिता की जरूरत थी जो साथ रहे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पैसा ऊंचे घर बना सकता है, लेकिन केवल सही चुनाव ही एक परिवार बना सकता है। माफी इसलिए नहीं दी जाती कि अतीत इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि भविष्य को बचाने की जरूरत है। अगर आपने कभी किसी को गलत समझा है, अगर आपने कभी एक कॉल, एक स्पष्टीकरण को नजरअंदाज किया है, तो बहुत देर होने का इंतजार ना करें। आज अपने साथ मौजूद व्यक्ति की कद्र करें। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो एक टिप्पणी छोड़ें। आप क्या चुनेंगे, करियर या परिवार? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप रिश्तेदारी, उपचार और जीवन बदलने वाले विकल्पों के बारे में और कहानियां देख सकें। आप लोग कहां से हमारे साथ जुड़े हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। यही हमारी कामना है। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मज़ेदार या प्रेरणादायक कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करना ना भूलें।